Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So we were discussing the cell communication and cell signaling unit and we have already completed the many classes. But today I am going to start the immunology part. Immunology भी इसी का part है. Cancer biology पूरी आपकी discuss हो गई है. Immunology के कई lectures जाएंगे and इसके बाद मैं start करूंगी host parasite interaction. इस unit में मैं कोई भी topic आपका नहीं छोड़ूंगी, ये टॉपिक आपका सारे कंप्लीट होगा एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हम लाइफ साइंसेस के सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूट्यूब चैनल एंड सेल बायोलॉजी यूनिट भी मैंने आपसे डिस्कस की है. प्लेलिस्ट में आप जा करके वीडियोस को देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इम्यूनोलॉजी का पार्ट 1. ओके तो ये एक इंट्रोडक्शन की क्लास होगी जहां पर मैं आपको इम्यूनोलॉजी के कुछ बेसिक्स बताऊंगी एंड नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे सिलेबस कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सो गाइस सबसे पहले इम्यूनोलॉजी में इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है. इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यूनोलॉजी एक स्टडी है इम्यून सिस्टम की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बिकॉज इम्यूनोलॉजी है ना, डिजीजेस ये सारी चीजें, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंसेस का और अपने बायोलॉजिकल साइंसेस का. इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू वेरियस लाइन ऑफ डिफेंसेस. अब ये इम्यून सिस्टम देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे इन्फेक्शन से और थ्रू वेरियस लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि हम देखेंगे कैसे कैसे करता है. इफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग एज इट शुड, it can result in disease such as autoimmunity, allergy and cancer. अब अगर कोई इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का सही से काम नहीं करेगा तो डिजीज कॉज हो सकती है और यहाँ पर डिजीजेस ऑटो इम्यूनिटी कॉज हो सकती है, कैंसर कॉज होगा और किसी तरह की एलर्जी डेवलप हो सकती है. ये सारा हमने डिटेल में, कैंसर तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया. ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, जब आपके इम्यून सेल्स ही क्या करें, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को और नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लगे उसे फॉरेन एजेंट समझकर. एंड एलर्जी जो होती है, एलर्जी में भी आपके इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजेंस की वजह से एलर्जी कॉज होती है एंड वहां भी आपका इम्यून सिस्टम ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सो अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये 3 तरीके की बीमारी तो हो सकती है, पूरी एक प्रोबेबिलिटी है. It is now becoming clear that immune responses contribute to the development of many common disorders not traditionally viewed as. तो बहुत सारे disorders जो होते हैं, जैसे किसी भी तरीके का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस जैसे एल्जाइमर्स है ना. एल्जाइमर्स में भी क्या होता है कि आपके ब्रेन सेल्स की जो है इम्यून सिस्टम आपके ब्रेन सेल्स को ही क्या करने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं, उसे रिमूव करने लगते हैं. सो ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द वेरियस एजेंट्स जो कि क्या है, फॉरेन है, एंटीजेंस है जो कि डिजीज कॉजिंग है. एंड इवन आपके इम्यून सिस्टम अगर सही से काम नहीं करेगा तो वो अपने ही नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, रिमूव कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. ओके अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहला है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स. ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हैं, ये जो होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम के एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. इसके बाद है स्प्लीन. स्प्लीन आपका एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है. बोन मैरो जो कि आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं, आपके इम्यून सेल्स बनाते हैं. इसके बाद है लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये भी एक तरीके के इम्यून सिस्टम के ही पार्ट है. थाइमस, थाइमस में भी आपके टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है. इसके अलावा टॉन्सिल, एडिनोइड्स एंड अपेंडिक्स ये भी आपके इम्यून सेल्स में है. एंड ब्लड सेल्स जो कि पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और लिम्फैटिक वेसल्स में सर्कुलेट करते हैं. तो ये जो है आपके इम्यून सिस्टम के एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट्स हैं एंड ये रोल प्ले करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. मिल करके ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किस किस तरीके से होते हैं, सबके कौन से फंक्शंस है पर्टिकुलरली, ये सब हम देखेंगे, लेकिन ये है मेजर आपके कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. चलिए आगे देखते हैं.
अब जो कि मैंने लिम्फेटिक वेसल का नाम यहाँ पर लिखा है, तो लिम्फेटिक वेसल एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि ब्लड वेसल्स की तरह ही होता है, और इसमें बहुत सारे लिम्फ कैरी होते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को कैरी करते हैं इन इंस्टेड ऑफ ब्लड। और ये लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड है जिसमें इम्यून रिलेटेड एरिया के सेल्स होते हैं, ठीक है। is a fluid that carries immune related cells to the areas that needed them। जहां भाई immune cells की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, कहीं पर किसी तरह का एंटीजन आया और उसने इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया, अब वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फ के थ्रू कुछ आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करके जाएंगे उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, इस साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, और अपना फंक्शन कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिम्फ जो है एक तरह का फ्लूइड होता है और ये ब्लड की तरह नहीं होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड सेल्स को ये कैरी करते हैं थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स टू द एरिया जहां पर इंफेक्शन हुआ है। इसके बाद देखा जाए जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली इनका काम ही है कि ये पूरे टाइम पैथोजेंस के लिए देखते हैं कि कहीं बॉडी के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन पैथोजन तो नहीं आ गया, ये इनका काम यही है। और ये क्या होता है, व्हेन दे फाइंड वन दे बिगिन टू मल्टीप्लाई एंड सेंड सिग्नल टू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स टू डू द सेम। तो जब आपको इन व्हाइट ब्लड सेल्स को पैथोजन मिलेगा, ये क्या करेंगे, सिग्नल्स दे करके और अपने जैसे ही सेल्स को वहां पर लेकर के आएंगे, क्योंकि उनको रिमूव करना है बॉडी से, है ना। दिस इज हाउ आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए बॉडी स्टोर करती है इन ब्लड सेल्स को डिफरेंट जगह पर, क्योंकि कहीं भी इंफेक्शन हो सकता है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एंड इनको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, अभी मैंने इनका नाम आपको बताया था, थाइमस हो गया। थाइमस क्या है, ब्रेस्ट बोन के पीछे एक ग्लैंड होती है वेयर व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज लिम्फोसाइट्स मैच्योर। सो थाइमस वो जगह है जहां पर आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो आपके ब्लड टी सेल्स हैं, वहां पर वो मैच्योर होते हैं। ये आपका एक तरीके का लिम्फॉइड ऑर्गन है, और ये एक तरीके का क्या है, स्टोर करके रखता है आपके टी लिम्फोसाइट्स को। इसके बाद है स्प्लीन। स्प्लीन इज एन ऑर्गन एट द अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन वेयर इम्यून सेल्स गैदर एंड वर्क। सो स्प्लीन आपके एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में होता है, ऊपर की तरफ, और ये भी क्या करता है, इम्यून सेल्स को गैदर और स्टोर करके रखता है और एक साथ वहां पर काम करता है। बोन मैरो, बोन मैरो आपके बोन्स में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं सेंटर ऑफ द बोन में, और ये रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ नोड्स, अब लिम्फ नोड्स क्या है, ये एक स्मॉल बीन शेप्ड ग्लैंड है जो कि थ्रू आउट द बॉडी पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे नेक में, अंडर आर्म, ग्रोइन में, एब्डोमेन में, एंड दे लिंक वाया लिम्फेटिक वेसल्स। ये सब एक दूसरे से लिम्फेटिक वेसल से जुड़े हैं, और इम्यून सेल्स गैदर इन लिम्फ नोड एंड रिएक्ट व्हेन एंटीजन इज प्रेजेंट एंड दिस कैन लीड टू स्वेलिंग। सो लिम्फ नोड्स भी डिफरेंट एरियाज में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके इम्यून सेल्स को स्टोर करके रखते हैं, एंड जब भी पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर तो ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। फिर टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स एंड अपेंडिक्स, दीज आर द गेटवेज फॉर पैथोजन टू एंटर द बॉडी। सो lymphoid tissue is also present there. So overall lymphoid organs या lymphoid tissue भी present होते हैं different areas में body के, और ये भी आपकी body को protect करते हैं by harboring the immune cells. So ये कुछ आपके lymphatic vessels and lymphoid organs हैं जो कि immune system के formation में participate करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इम्यून सिस्टम की बात हो गई, लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी होती है। ये इम्यूनिटी जो है ये इम्यून सेल्स ही फॉर्म करते हैं। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ। सो ये इम्यूनिटी जो होती है ये आपको प्रोटेक्ट करती है, ये आपको डिफेंस के लिए तैयार करती है अगेंस्ट एनी पैथोजन, यानी किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस जो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, तो कुछ इम्यूनिटी आपके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये इम्यूनिटी आपको अगेंस्ट सच ऑर्गेनिज्म लड़ने के लिए तैयार करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। अब अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी की, तो ये दो तरीके से आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। एक होती है बाय बर्थ, मतलब आप जब पैदा हुए तब से ये इम्यूनिटी आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, और एक होती है
आपकी कि कुछ टाइम बाद आपने धीरे धीरे अक्वायर किया, ठीक है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी आई। तो एक इम्यूनिटी आपके बाय बर्थ प्रेजेंट है और एक है कि धीरे धीरे वो आप आती है एक्सपोजर से। जैसे जैसे आप पैदा होते हैं और जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कांटेक्ट में आते हैं आप बैक्टीरिया के या वायरस के, तो उस टाइम वो धीरे धीरे इन बिल्ड होती है आपके बॉडी के अंदर, वो होती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड एक जो आपके बाय बर्थ होती है उसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी देखें, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी में अगेन नेचुरली एक्वायर्ड है और एक इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरली एक्वायर्ड जो नेचुरली आ गई किसी एक्सपोजर से, और इंड्यूस मतलब किसी तरीके का आपने इम्यूनाइजेशन लिया है उसके थ्रू आई है। पैसिव इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड होती है, नेचुरली एक्वायर्ड और इंड्यूस्ड होती है। इसके बाद अगर इननेट की बात करें, इननेट आपकी बाय बर्थ होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सेक्रीशंस। अब जैसे स्किन है, स्किन सबसे बाहर की लेयर है और कोई भी चीज आएगा अगर अटैक करने, सबसे पहले स्किन आपकी रोकेगी, स्किन प्रोटेक्ट करेगी। तो स्किन भी एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपकी बॉडी को इम्यून कर रहा है। इसके अलावा क्या लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन। आपकी बॉडी में जो अंदर जो लेयर होती है म्यूकस की, जो म्यूकस पाया जाता है, वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके का डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट पैथोजन। और जो भी सेक्रीशंस है, जो भी आपकी बॉडी में सेक्रीशंस है, मतलब कोई चीजें बन रही हैं टू फॉर ऐसे चीजों के लिए, जैसे टीयर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी है आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, फीवर, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब आपकी बॉडी को इन अ वे प्रोटेक्ट करती है और ये इननेट इम्यूनिटी में आती है। एक और स्लाइड में दिखाऊंगी द सेम इम्यूनिटी से रिलेटेड। सो अगेन यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्लाइड थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है अडेप्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये अडेप्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव अगर है तो नेचुरल, जो कि नेचुरली आ गई, या आप वैक्सीनेशन के थ्रू अक्वायर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ले लेते ना, बचपन में पैदा होने के बाद ही आपको एक पूरा लिस्ट मिलता है कि कौन से मंथ में कौन सा वैक्सीनेशन लेना है। ये वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में ही आपको प्रोवाइड करते हैं उसी पैथोजन को। कई तरीके के वैक्सीनेशंस भी होते हैं आजकल, तो उस पैथोजन का हल्का सा एक्सपोजर दिया जाता है जिससे आपकी बॉडी में उन पैथोजन्स के अगेंस्ट क्या हो, एंटीबॉडीज डेवलप हो सके। सो ये आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है और ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, आप खुद ले रहे हैं, है ना, अक्वायर कर रहे हैं। पैसिव में जैसे मदर जब फीड कर रही है मैटरनली, तो क्या होता है, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स आ जाते हैं मदर के मिल्क में जो प्रेजेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, वो आपकी पैसिव इम्यूनिटी में आती है, मैटरनल। दूसरा है इम्यूनोग्लोबिन का ट्रीटमेंट। अगर अगेन इम्यूनोग्लोबिन डाल करके ब्लड में आपको इम्यूनोग्लोबिन ट्रीटमेंट से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट इन्फेक्शंस, तो वो भी आपकी आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी में। इसके अलावा एक यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी दे रखा है। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, हर्ड इम्यूनिटी कैसे जनरेट होती है, इसको पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोलते हैं। लेट्स से कोविड था, अब कोविड क्या हुआ, जब कोविड फैला बहुत सारे लोग के बीच में, कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जब वैक्सीनेशन कराना स्टार्ट किया तो वो क्या हो गए, वो सिक्योर हो गए कोविड से, है ना, वो बच गए, उनके अंदर रिस्क जो था वो कम हो गया कोविड इन्फेक्शन का। लेकिन जो लोग, और वो मैक्सिमम लोग जब इम्यूनाइज हो गए, तो जो लोग नहीं भी वैक्सीनेशन लिए थे वो भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो गए कोविड से। इसी को हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब कुछ ने, मेजॉरिटी ने करा लिया तो बाकियों ने नहीं भी कराया तो भी वो इम्यून थे। तो ये क्या होती है कि बहुत हर्ड क्या है, मतलब एक तरह से भेड़ चाल जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो लोग पॉपुलेशन थे वो बच गए बिकॉज ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो ये है आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, इननेट जो आपको अगेन बचपन से ही है, जैसे स्किन है आपकी प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर क्या है बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलियरी
अपीयरेंस क्लियरेंस होता है, जो सीलिया प्रेजेंट होती है ना, जो डस्ट वगैरह को क्लियर आउट करती है। फिर स्टमक के में जो आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, म्यूकस की। एंड लाइसोजाइम, जो टीयर्स में एंजाइम्स हैं, ये सब क्या करती हैं, आपके इम्यून करती हैं, आपकी बॉडी को बचा के रखती हैं। तो इम्यूनिटी आई होप आपको समझ में आई है। कुछ पॉइंट्स भी मैं लेकर आई हूँ, लेट्स डिस्कस। सो इम्यूनिटी के बारे में आप पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। Immunity is a set of mechanism and physiological responses of the body that enable it to recognize and defend itself against pathogen. So immunity एक तरीके की mechanism है, एक physiological response है आपकी बॉडी का। अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का पैथोजन आ रहा है तो ये इम्यूनिटी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, कोई भी फॉरेन या हार्मफुल सब्सटेंस हो गया, और उसके लिए क्या है, एक रिस्पॉन्स शो करेगी। उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी के लिए आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज हो गए, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये इम्यूनिटी अगेन मैं आपको बताऊं 2 टाइप्स की है। पहला आपका इननेट, सेकंड है आपकी अडेप्टिव। जो इननेट इम्यूनिटी है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इट इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर, जैसे कि स्किन हो गया फिजिकल बैरियर, म्यूकस मेम्ब्रेन, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड सेल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, जो कि एलिमिनेट करते हैं इन्वेडिंग पैथोजन को। कुछ ब्लड सेल्स, बार बार ब्लड के अंदर जो सेल्स है WBCs हैं, ये भी आपके क्या आते हैं, ये भी जैसे कि कुछ सेल जैसे नेचुरल किलर सेल है ना, मैक्रोफेजेस जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये सब क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात की जाए, ये थ्रू आउट लाइफ में धीरे धीरे आपको अडैप्टिव इम्यूनिटी आप अक्वायर करते हैं। जैसे कोविड था, कोविड के लिए अब आपकी बॉडी एक तरीके से इम्यूनिटी आपकी जनरेट कर ली है ना, धीरे धीरे जनरेट कर ली। शुरू में तो नहीं हो रहा था, बट यस आफ्टर वैक्सीनेशन वगैरह, और जिन्होंने नहीं भी लिया, एक बार भी अगर एक्सपोजर आया तो आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। इसी को हम बोल रहे हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो आपकी बॉडी जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बना रही है। तो ये है आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो कि थ्रू आउट द लाइफ बनती है। ये हाईली स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर पैथोजन। मतलब कोविड के इन्फेक्शन के लिए कोविड वाली एंटीबॉडी बन गई होगी, तो क्या है, स्पेसिफिसिटी होगी कि कोविड के लिए कोविड वाली है ना, स्वाइन फ्लू के लिए स्वाइन फ्लू वाली, ठीक है। तो अलग अलग जो भी कंडीशंस है, डिजीज है, उसके लिए अपनी खुद की एंटीबॉडीज बनती है। इट इज subdivided into 2 categories. Humoral immunity involve the production of antibodies by B cells या B lymphocytes. जो B cells यानी B lymphocytes होते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं, इसी टाइप की इम्यूनिटी को जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू द B lymphocyte, इसे हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी दैट सर्कुलेट्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट की जो एंटीबॉडीज है, ये पूरी ब्लड में सर्कुलेट होगी, बॉडी फ्लूइड में होगी, और ये भी पैथोजन और टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए होती है। दूसरी टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पर है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हम टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स जो भी चीजों को डिटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि कुछ वायरसेस स्पेशली और बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी में आती है। इसके अलावा आगे चलते हैं, अब ये एक्टिव और पैसिव के टर्म्स में देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यून is when the immune system produce antibodies in response to exposure to pathogen or after receiving a vaccine. So active immunity में simply आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी एक बार जब पैथोजन का एक्सपोजर हो जाएगा, या फिर आप खुद से वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो कि आप एक्टिवली इम्यून हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर दोबारा वो इन्फेक्शन हुआ, दोबारा अगर वो वाला पैथोजन आएगा आपकी बॉडी में, और इसे मेमोरी होती है, इसकी मेमोरी होती है, ये याद रखेगा कि आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन एक बार आया था, और ये प्रोटेक्ट करेगा लंबे समय तक। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज यूजुअली फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज द मदर्स थ्रू मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि मदर जो फीड कराती है बच्चे को अपने, तो ये जो मदर्स मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसमें भी एंटीबॉडीज होती हैं। कौन सी होती हैं डिस्कस करेंगे।
एंड बेस्ट मिल्क के थ्रू भी आता है, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी में बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के थ्रू भी इम्यूनिटी जो है पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब किसी को हॉस्पिटलाइज थे लोग, तो कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, उन्हें प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था, है ना। तो वो एक तरीके की आपकी पैसिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उनकी ब्लड में डाला जा रहा था, जिससे कि वो जल्दी रिकवर कर सके, ठीक है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो जनरेट होती है इसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सब मिल करके बहुत वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस, फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन सब्सटेंस से आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े स्पेसिफिक हैं। जैसे इन्नेट इम्यूनिटी के जो रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें फिजिकल बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर आपकी बॉडी में स्किन हो गया, टीयर्स हो गए, ठीक है, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। इसके केमिकल जैसे कि लाइसोजाइम आपके टीयर में, बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सीबम है, HCl जो आपके स्टमक में एसिड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरीके इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। फिर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो सेल रिलीज करते हैं, फैगोसाइटोसिस सेल जो आपके फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को हटा सकते हैं, नेचुरल किलर सेल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वगैरह, साइटोकाइंस, और ये सब आपके इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। वहीं एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं, इन्वॉल्व करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको बस वर्ड्स याद रखने हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिस अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए। फिर एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोकाइंस, इन सब का प्रोडक्शन जो होता है ये आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है। ये जो सेल्स है, ये जो यहाँ पर सेल्स के नेम मेंशन है, ये आपके सेल्स जो है ये ही इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बार बार इम्यूनिटी बोल रहे हैं या एंटीबॉडी बोल रहे हैं, बट हाँ वहां पर सेल्स है जो कि काफी डिटेल में हमें पढ़ना है कि वो सेल्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये सारे जो सेल्स हैं अलग अलग जगह यहाँ मेंशन है, इन्नेट के इन्नेट वाले और एडेप्टिव के एडेप्टिव वाले। आपको सब समझना है कि कौन से कहाँ किस इम्यूनिटी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर इन्नेट और एडेप्टिव के बीच में कुछ यहाँ पर दिखा रखा है कि फिजिकल बैरियर इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। सो इन्नेट इम्यूनिटी के केस में फिजिकल बैरियर आपके स्किन हो गया, गट में जो विलाइज है, लंग्स में जो सीलिया है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल बैरियर नहीं प्रेजेंट होता है। फिर सॉल्युबल फैक्टर्स, बहुत सारे सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन सेक्रीशंस होते हैं आपके इन्नेट इम्यूनिटी में। और एडेप्टिव में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है अगेंस्ट एनी पैथोजन। सेल्स, कौन कौन से सेल्स आपके इन्नेट इम्यूनिटी फॉर्म होती है, फैगोसाइट्स, NK सेल, इओसिनोफिल्स, K सेल्स, ठीक है, और T और B लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी में होते हैं। तो ये एक बेसिक आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से कौन से सेल कौन किधर फॉल करेगा, कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती है, इन्नेट क्या होता है, एडेप्टिव क्या होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इसे आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगेन यहाँ पर पूरे कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक डिफरेंस यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ इन इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी। चलिए देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले प्रेजेंस। इन्नेट इम्यूनिटी इज समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। वही एडेप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट होती है, रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जब फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर आता है। जो स्पेसिफिसिटी की बात की जाए, इन्नेट जो होती है वो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो सबके लिए काम करेगी, कैसा भी पैथोजन है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी काफी स्पेसिफिक होती है, मतलब कोविड के इन्फेक्शन के लिए कोविड वाला एंटीबॉडी ही चाहिए, ठीक है, तो ये काफी स्पेसिफिक है। फिर रिस्पॉन्स देखा जाए तो ये किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स मतलब जो आपकी बॉडी का नहीं है, बाहर से आ रहा है, फॉरेन हो गया। सो ये कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स हो, इनके लिए ये इन्नेट इम्यूनिटी काम करेगी। वहीं कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के लिए आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है। रिस्पॉन्स देखा जाए तो इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले तुरंत फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन देने के लिए बहुत ही रैपिडली ये जाएगी और ये काफी स्लोली काम करती है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे काम करती है, स्लोली 1 से 2 वीक लग जाते हैं। वहीं पर पोटेंसी की बात की जाए
मतलब कितना पोटेंशियल है, तो लिमिटेड टू अ लोअर पोटेंसी। इनेट इम्यूनिटी जो कि इनेटली प्रेजेंट है, तो पहले जा रही है सबसे पहले, तो ये क्या है, लोअर पोटेंसी बहुत ही अच्छे से काम नहीं करेगी। हायर पोटेंसी के लिए आपको क्या होता है, आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है ना, तो वो क्या हायर पोटेंसी के लिए, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियली वो काम करे और आपके फॉरेन इन्वेडर्स को किल करे। इसके बाद टाइम स्पैन की बात की जाए, वंस एक्टिवेटेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन द इम्यूनिटी रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। तो एक बार एक्टिवेट होगी तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। द स्पैन ऑफ डेवलप्ड इम्यूनिटी कैन बी लाइफ लॉन्ग और शॉर्ट। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, शॉर्ट भी हो सकती है। इसीलिए कोविड का 2 बार आपको लगा, आपको वैक्सीनेशन 2 बार होना था, है ना, क्यों, क्योंकि ये स्पैन होती है, कम समय के लिए होती है। इनहेरिटेंस देखा जाए, innate type of immunity is generally inherited from parents and passed on to offspring. So पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में innate आ रहा है, तो पेरेंट्स से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में आता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी पास ऑन नहीं होती है, ये डेवलप होती है, इट्स नॉट इनहेरिटेड, है ना, डेवलप हो रही है। इसके बाद मेमोरी की बात की जाए, cannot react with equal potency upon repeated exposure to the same pathogen. क्या होगा, innate immunity आपकी हर बार सेम पोटेंसी के साथ उसी पैथोजन से नहीं लड़ सकता, उसी पैथोजन से वो उसी एक्सपोजर के साथ वो नहीं अब उसी पोटेंसी के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी को याद रहता है, इसीलिए जब दोबारा इन्फेक्शन आएगा तो ये आपकी लड़ेगी, आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं होने देगी, आपकी बॉडी के लिए ये स्टैंड लेगी। वहीं पर प्रेजेंस की बात की जाए तो इनेट जो होती है बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है। एडेप्टिव कैसी है, डेवलप ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ टाइम एंड कैन बी शॉर्ट लिव, धीरे धीरे डेवलप करती है, थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करती है। एलर्जिक रिएक्शन नन, कोई किसी भी तरह की इनेट में एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो है, बॉडी के जो इम्यून सेल्स है, जब वो रिएक्शन शो करेंगे पैथोजन के लिए, तो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स बॉडी शो करता है, एक तरह का कुछ भी एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है शो करता है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स। यूज्ड अगेंस्ट फॉर माइक्रोब्स, तो कोई भी माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वायरसेस हो गए, इसके लिए आपकी एलर्जिक आपकी काम करेगी इनेट इम्यूनिटी। वहीं एडेप्टिव इम्यूनिटी माइक्रोब्स एंड नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। तो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन माइक्रोब्स भी एंटीजेंस वर्ड यूज करते हैं फॉर द ऐसे पैथोजेंस के लिए जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में फॉल करते हैं। मेमोरी, किसी तरह की मेमोरी मतलब कि याद रखना चाहिए ये वाला पैथोजन आया था, हमें इसके लिए लड़ना है, हमें पता है कि इसके लिए कौन सा है, तो यहाँ पर नो मेमोरी। इनेट में किसी तरह की मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ देखी जाती है। बार बार ऐसा नहीं कि आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, आप बहुत समय के लिए इम्यून हो जाते हैं। डाइवर्सिटी, यहाँ पर लिमिटेड डाइवर्सिटी है क्योंकि इनेटली प्रेजेंट है। ये जो कि आप बाहर से ले रहे हैं तो ये हाईली डाइवर्स है। फिर स्पीड देखा जाए, फास्टर रिस्पांस, क्योंकि फर्स्ट लाइन में डिफेंस है, सबसे पहले रिस्पांस, क्विक रिस्पांस, तो ये फास्टर रिस्पांस, यहाँ पर काफी स्लोअर रिस्पांस एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में देखने को मिलता है। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, ऑल्टरनेट एंड लैक्टिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे, ये दोनों पाथवेज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब क्या है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो यहाँ पर कौन कौन से अंदर के और आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होते हैं। तो इनेट में आपका स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टेम्परेचर, पीएच, केमिकल, ये सब जो है एज अ बैरियर काम करते हैं फॉर द पैथोजेंस, अगेंस्ट द पैथोजन। वहीं पर लिम्फ नोड्स जो कि टी सेल्स या बी सेल्स को हार्बर कर रहे हैं, स्प्लीन, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, ये सारे आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट में आते हैं जो कि एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। फिर कॉम्पोजिशन देखा जाए, कौन कौन मिलके बना रहा है। सो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, कुछ फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं बैक्टीरिया का, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गई, ये सब आपके इनेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। वहीं पर एडेप्टिव इम्यूनिटी में कंपोज्ड ऑफ बी एंड टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी, ओल्डर एंड फाउंड इन बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। सो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में देखा जाता है इनेट इम्यूनिटी, और एडेप्टिव इम्यूनिटी हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली एंड इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही अभी तक देखा गया है। एग्जाम्पल्स है
एग्जाम्पल्स इनेट इम्यूनिटी है, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग व्हेन यू हैव अ कट, ठीक है, और चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन, ठीक है, ताकि चिकन पॉक्स ना हो और हमारी बॉडी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को रिमेंबर करे, ये आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर दोनों इम्यूनिटी को काफी अच्छे से डिटेल में हमने देख लिया है, और ये आपके दोनों इम्यूनिटी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसे ऐसे ही आपको पढ़ना है, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपके ब्लड सेल्स हैं, ये जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आते कहाँ से, ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट होता है, मल्टीपोटेंट होता है, और ये क्या होता है, ये जो होते हैं यही फॉर्मेशन करते हैं सेल्स का। an immature cell that develop into all blood cells including white blood cells, red blood cells and platelets। तो हमारी बॉडी में जो white blood cells, red blood cells और platelets बनाने के लिए सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। सबसे पहले ये स्टेम सेल, जैसा कि ये स्टेम सेल वाली प्रॉपर्टी होगी कि ये सेल्फ रिन्यूएबल है ना, बार बार ये रिन्यू करेंगे और अपना पॉपुलेशन बड़ा करेंगे, और यही क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एक पूरा इनका एक डिवीजन करके ये दो टाइप के सेल बनाते हैं। एक होता है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल, एक होता है माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, और इसी से आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो देखते हैं सबसे पहले, अब ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है, ये पेरिफेरल ब्लड में या फिर बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है। ये स्लाइड अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्लाइड है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को हम प्रोजेनेटर सेल मतलब जो जन्म देगा, प्रोजेनेटर सेल, यही जो है एक माइलॉइड प्रोजेनेटर और एक लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, दो सेल, दो तरीके की सेल बनाता है। जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है, ये अगेन कुछ ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल और मेगा कैरियोसाइट एरेथ्रोसाइट प्रोजेनेटर सेल बना रहे हैं, जिसका लास्ट में आप देख सकते हो कि प्लेटलेट बनेगा और एरेथ्रोसाइट्स बनेगा। और ये जो आपके ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स हैं, जो कि माइलॉइड प्रोजेनेटर के ही पार्ट है, ये आपके बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और आपका मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल है, ये फॉर्म करेंगे लिम्फोसाइट, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल्स, ये इनका फॉर्मेशन करते हैं। सो ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो आपके सेल्स हैं यहाँ नीचे लिखे हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट और एनके सेल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये काफी मेजरली होते हैं, और ये एक तरीके के क्या है, फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल है, ये मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव करके जाते हैं, ये इमेच्योर फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। फिर जहां पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का साइड होता है, वहां पर ये स्क्वीज आउट होते हैं आपके ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक वेसल से, और वहां पर जाते हैं साइट ऑफ एक्शन साइट पे, इन्फ्लेमेटरी साइट पे, और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं किसी उसी माइक्रोब या पैथोजन का, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये अक्यूट इन्फ्लेमेटरी साइट पे जाते हैं। फिर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो कि एडिशन के लिए यहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल टाइप का बीटा 2 इंटीग्रिन प्रोटीन है, जिसका नाम है CD11B या CD18। ये जो होते हैं ये एडिशन के लिए इनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आपको पता ही है। सो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स आपके 50 to 70% अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं आपके सर्कुलेटिंग ब्लड में। इसके अलावा यहाँ पर रेस्पिरेटरी बस्ट में ये काम करते हैं। रेस्पिरेटरी बस्ट जब होता है तो ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, रेस्पिरेटरी बस्ट में ये रिलीज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, जो कि किल कर सकता है मैक्रोफेजेस को। और यहाँ पर ये एसोसिएटेड है साइटोक्रोम B558 के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपोनेंट है ऑफ रेस्पिरेटरी बस्ट ऑक्सीडेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑफ रेस्पिरेटरी बस्ट ऑक्सीडेज।
ये आपके कुछ न्यूट्रोफिल्स के पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के आपके पॉइंट्स हैं। इओसिनोफिल्स के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। ये भी पैरासाइट और कुछ पैरासाइट और पैथोजेंस के लिए होता है, और ये भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के थ्रू ये काम करता है वाया साइटोटॉक्सिसिटी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है, अगेन मैंने जैसा कि बताया कि एक तरह से एक्सैसरेटेड एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू साइटोटॉक्सिसिटी मतलब पैथोजन की टॉक्सिसिटी से उसे किल करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर कुछ लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, इओसिनोफिलिक, बेसिक एंड कैटायनिक प्रोटीन। सो कुछ और पॉइंट्स भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट्स मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ। यस, सो ये है आपका इओसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। आगे देखते हैं इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में, एंड यहाँ पर है बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल्स जो होते हैं ये भी आपके जो सेल्स हैं एंड देयर टिश्यू काउंटरपार्ट, यहाँ पर बेसोफिल और मास्ट सेल की बात की गई है। ये दोनों जो होते हैं साइटोकाइंस बनाते हैं जो कि अगेन पैरासाइट्स वगैरह से अगेंस्ट काम करता है और विथ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। ये डिस्प्ले करता हाई एफिनिटी सरफेस रिसेप्टर फॉर आईजीई एंटीबॉडी। सो इनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं फॉर आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी के लिए इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास भी लार्ज ग्रैन्यूल्स होंगे जिसमें कि जो हमारे मास्ट सेल है, मास्ट सेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसोफिल और मास्ट सेल की रिसेप्टर तो होता ही है एंटीबॉडी आईजीई के लिए। इसके अलावा मास्ट सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे ही ये बनते हैं ये इमेच्योर फॉर्म में ब्लड में ये सर्कुलेट करते हैं, लेकिन जैसे ही साइट ऑफ एक्शन पे जाते हैं, जहां पर इन्फेक्शन का साइट है, वहां पर ये क्या होता है, ये जो है फॉर्म करते हैं। मास्ट सेल जो होते हैं ये अपना डिफरेंशिएटेड फॉर्म गेन करते हैं, और इनके अंदर कुछ हिस्टामीन प्रेजेंट होता है जो कि अगेन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिलीज होता है। इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसमें हिस्टामीन होता है। सो ये आपके बेसोफिल और मास्ट सेल के बारे में है। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ। सो ये मेन इनका काम यह है, किस लिए है, क्योंकि आईजीई भी आपके एलर्जिक रिएक्शन के लिए है, और आईजीई इनके सरफेस पे प्रेजेंट होगी, मतलब अगर ये ज्यादा बन रहे हैं इट मींस कि एलर्जिक कोई रिएक्शन हुआ है। आपके ब्लड में आईजीई का अगर आप टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए, तो आईजी बढ़ा हुआ मिलेगा, और वहां पर आपको बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स ये सब का भी नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। सो मास्ट सेल आर द प्रिकर्सर सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, और ये जो है साइट ऑफ एक्शन पे ये बेसोफिल्स जो होते हैं का फॉर्मेशन करेंगे, और इनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं फॉर आईजीई। इसके बाद है आपके मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट। इनकी कहानी भी लगभग सेम ही है कि मैक्रोफेज और मोनोसाइट दोनों ही सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, और जहां पर ये साइट ऑफ एक्शन पे ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे मैक्रोफेज बना लेंगे, डेंड्राइटिक सेल बना लेंगे, किसी भी तरह का फैगोसिटिक सेल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोनोसाइट या मैक्रोफेज फैगोसिटिक सेल है, एक तरीके से फैगोसाइटोसिस के थ्रू काम करते हैं, मतलब एनगल्फ कर लेना, खा लेना, ठीक है, और इस तरीके से ये काम करते हैं। इनके पास भी कह रहा है मैक्रोफेज प्रोसेस प्रोटीन एंटीजेंस एंड प्रेजेंट पेप्टाइड्स टू टी सेल्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रह गया तो मैं बता दे रही हूं आपको अगेन। सो इनके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, मैक्रोफेजेस के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर, एफसी गामा रिसेप्टर, साइटोकाइन रिसेप्टर। फिर ये प्रोडक्शन करते हैं साइटोकाइंस, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ऐसे साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है गाइज, नेक्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ना है बी टी लिम्फोसाइट्स के बारे में और एन के सेल के बारे में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना, क्योंकि टी लिम्फोसाइट भी टी हेल्पर सेल होते हैं, टी किलर सेल, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा फिर हम इम्यूनोग्लोबिन स्टार्ट करेंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में जो आईजीई मैंने बोला, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, इसके बारे में पढ़ेंगे, सारों के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हो गया, पाथवेज हो गए, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवेज,
ये हमें देखना है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये सब देखना है। तो आज काफ़ी बेसिक क्लास थी जहाँ पर काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया जो आपके सिलेबस में है। धीरे धीरे हम देखते हैं और क्लासेस कवर करते हैं, क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।